सर वी आर लाइव नाउ। 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एट 4। ओके मैम। Hello everyone. Am I audible and visible to all of you? I hope I am, and I hope all of you are in a very good health, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है। और सबसे जरूरी चीज और भी है, वो है खुश रहना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। विच एवर क्लास यू आर परसुइंग, आप उसमें अच्छा से काम कर रहे होंगे और पढ़ाई को अपने डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको पता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर व्हाई वी आर हियर बिकॉज ऑफ साई मैथ कनेक्ट। साई मैथ कनेक्ट इज द, मैं फिर से एक बार इसको इंट्रोडक्शन देता हूं। साई मैथ कनेक्ट इज द इनिशिएटिव बाय एस चांद एंड आइजैक लर्निंग, जहां पे आइजैक लर्निंग में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नीलमणि श्रीवास्तव मेरा नाम है। आई एम आईटी कानपुर ग्रेजुएट और मैं पिछले 18 सालों से आईटीजे और नीट की ट्रेनिंग में कोटा में बैठा हुआ हूं। और मैंने वेरियस इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एकेडमिक डायरेक्टर जैसी भी यूज की हुई है, मतलब मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ। और अभी मैं आइजैक लर्निंग अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट जो है, जो आईटीजे और नीट की तैयारी कराता है, उसको स्टार्ट करके वहां पे बच्चों को अच्छे से डे बोर्डिंग कोचिंग के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साई मैथ कनेक्ट में हमने क्या सोचा हुआ है, आपको पहले ही पता है कि साई मैथ कनेक्ट में हमने सोचा हुआ है कि हम बच्चों को इंटरेक्टिव वे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चैप्टर दें, जिससे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप हो एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर उनमें एक लर्नेबिलिटी डेवलप हो। और लर्नेबिलिटी अगर डेवलप हो जाएगी तो वो खुद से चीजों को पढ़कर समझ सकते हैं। सो वी ट्राई टू मेक द थिंग्स सिंपल। कोशिश कर रहे हैं, और एकदम सिंपल नहीं हो सकती बिकॉज कंटेंट तो है ही है, कंटेंट तो डिलीवर करना ही है। इसलिए कुछ चीजें हो सकता है कि आपके लिए मैथमेटिकल हो जाए, पर आप कोशिश करेंगे समझने की, तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। एट द एंड व्हेन नवंबर विल कम, नवंबर एंड फरवरी में हमारी क्विजेज होंगी। इन क्विजेज में यू कैन एनरोल फॉर द क्विजेज, एंड क्विजेज जब होंगी तो उनके बेसिस पे जब आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तो जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उन बच्चों के साथ हम डेफिनेटली इंटरेक्ट करना चाहेंगे, उन बच्चों को हम मोटिवेट करना चाहेंगे। और मोटिवेट करने का हमारे पास बेस्ट तरीका है उनको रिवॉर्ड सिस्टम। वी हैव डेवलप्ड रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसमें हम कैश प्राइज देंगे अप टू 1 लाख रुपीज, एंड विल गिव द गिफ्ट वाउचर्स, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर एंड मल्टीपल गिफ्ट वाउचर्स। आइजैक लर्निंग से स्टडी मटेरियल मिलेगा, आइजैक लर्निंग की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आइजैक लर्निंग की तरफ से आपको और भी तरह से एकेडमिक सपोर्ट जो मिल सकता है वो मिलेगा। एस चांद एंड आइजैक लर्निंग दोनों मिलके ये इस एंडेवर को करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज वी हैव सीन द रिस्पॉन्स दैट यू आर लर्निंग वेरी वेल, और आप बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लर्नेबिलिटी बढ़ाए रखनी है। आज जो हम बात करने वाले हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज जो हम बात करने वाले हैं उस बात पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट फिनोमिना। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो उनकी काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट डज काइनेटिक्स मीन, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। Yeah, you will get to know about the enrollment process of quizzing. क्विज के एनरोलमेंट के लिए आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं ताकि हम आज का समय अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। So obviously in the book, if you go in the 10th class book, kinematics is very well explained in the book. बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके भी कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिससे मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे बच्चों को समझाओ, तो मुझे दिखा कि बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो मैं उसी का एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो केमिकल काइनेटिक्स पे बात करने वाले हैं, यानी आज हम बात करने वाले हैं कि रिएक्शंस जो होती हैं वो कोई फास्ट कोई स्लो क्यों होती है।
what we are studying in chemical kinetics, हम पढ़ते क्या है? Chemical kinetics में हम पढ़ते हैं कि how fast or slow this reaction is happening. I mean, just try to understand. When iron bar is exposed to atmosphere, so it get rusted in a long time. आपने देखा ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने आयरन बार लगाया उस दिन रस्टिंग स्टार्ट हो गई. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट गेट रस्टेड. तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन. So this is very slow because it takes years to rust. It takes years to happen that particular reaction. It means it is a very slow way of reaction. It's a very slow reaction. Another example, you can take detonation of bomb or acid base reaction. I mean, if you put acid and base in a water, then they neutralize each other immediately. और कोई बॉम्ब है उसका एक्सप्लोजन इमीडिएटली हो जाता है, यानी वो रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है. दिस इज वेरी फास्ट. And the third possibility is which is moderate kind of reactions. N2 plus 3s2 मिलके अमोनिया बन रहे हैं. So these are moderate rate of reaction, यानी कुछ समय में होती है, finitely समय में होती है. तो ये how fast और slow की स्टडी जो हम करने वाले हैं इसे ही केमिकल काइनेटिक्स में कहते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेट का क्या मतलब है. रेट का मतलब है कि किसी गिवन टाइम में कितना पार्ट वो बदल गया है. रिएक्शन में आपको पता है कि कुछ चीज, कोई रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी. सिंपल एग्जांपल, आप एक बर्गर खा रहे हैं और आपका एक दोस्त बर्गर खा रहे हैं और आपने बर्गर मिला, मैकडीज गए और बर्गर मिला, आपने खत्म कर दिया और आपका दोस्त अभी खोल के धीरे से एक बाइट मार के चबा रहा, च्यू कर रहा है, जहां पे कहा भी जाता है कि धीरे धीरे खाना चाहिए. तो वो उसका रेट ऑफ ईटिंग स्लो है और आपका रेट ऑफ ईटिंग फास्ट है. तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम जब बात कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, हम इस चीज की बात करते हैं कि हाउ फास्ट और स्लो इट इज हैपनिंग. व्हाई रिएक्शन टेक प्लेस. रिएक्शन का मतलब बेसिक, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है. केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड है, उसके बॉन्ड्स जो है वो टूटते हैं और दूसरा कंपाउंड उसके बॉन्ड टूटते हैं और नए तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. यानी डीबॉन्डिंग एंड रीबॉन्डिंग, ये पूरा फिनोमिना होता है. एक तरह के बॉन्ड का टूटना और दूसरे तरह के बॉन्ड का जुड़ना, ये पूरा का पूरी कहानी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है. एक तरह के बॉन्ड टूटे और वो दूसरे तरह के बॉन्ड जुड़ गए, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले होते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सही से बुक में लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है कि हर समय हो रही है हर जगह हमारे पास. ऐसे इन्होंने दो तरह की बात कही. एक इन्होंने इरिवर्सिबल कहा और कुछ लोग कहते हैं कि रिवर्सिबल भी. तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल क्या है, मतलब एक चीज हो गई फिर वो वापस उल्टी वापस ना हो पाए. जैसे कि दूध का दही बनना, सिंपल. मिल्क से कर्ड का क्रिएशन जो हो रहा होता है, मिल्क से कर्ड जब बन रही है तो वो इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि अगर एक तरफ हो गया तो वो उल्टी दिशा में नहीं हो सकती. रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सल मतलब ये भी टूट के उसमें जा सकता है, वो भी बदल के वापस इसमें आ सकता है. इसमें दोनों के में रेट अलग अलग हो सकते हैं. जल्दी टूट के वो बन सकता है, ए जल्दी टूट के बी बन सकता है, और बी टूट के ए बन रहा है, वो भी हो रहा है. तो इस तरह की रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. दोनों तरह से कंडीशन सही से लगाई जाए तो ए से बी का बनना और बी से ए का बनना दोनों ही पॉसिबल है. तो इस तरह की रिएक्शंस को अपन कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. उन्होंने कहा तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं, जिनमें एक हुआ इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस जैसे मैंने आपको बताया, बॉम्ब यानी बिना टाइम लगाए हो गई, यानी जैसे किया वैसे ही हो गई. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जैसे कि एसिड बेस का आपको पता है 10 टू द पावर माइनस 10 सेकंड के ऑर्डर का समय लगता है उसमें. एसिड और बेस आप डाले तो न्यूट्रलाइज होने में 10 टू द पावर माइनस 10 सेकंड. हाउ स्मॉल दिस टाइम इज, कैन यू से, कैन यू थिंक ऑफ. इट्स सो इंस्टेंटेनियस कि आपको पलक झपक्का भी नहीं है और आपने रिएक्शन हो गई. तो इस तरह की इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है. हमारे पास रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहला रही है. और एक हुआ कि स्लो रिएक्शंस है, यानी कि स्लो मतलब जैसे कि रस्टिंग, मैंने एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ, इन्होंने भी दिया फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. आपको पता है बचपन में क्या, मैं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये कोल एंड पेट्रोलियम सालों साल मल्टीपल प्रेशर लोड के जब होता है उनके थ्रू ये कन्वर्जेंस होते हैं, कोल और पेट्रोलियम्स बनते हैं. तो ये रिएक्शंस कहलाती है स्लो रिएक्शन. एंड मॉडरेट रिएक्शंस की हम बात करें तो मॉडरेट रिएक्शंस की बात है जिसमें हम दोनों तरह की स्पीड है वहां पर. तो हम मेनली मॉडरेट रिएक्शंस पे ही फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर में. आई होप अभी तक जो मैंने बात कही वो आपको अच्छे से समझ में आ गई.
सचिन नन ने पूछा कि कैन वी सी लाइट? नो, वी कैन नॉट सी लाइट. वी कैन नॉट सी लाइट मतलब लाइट इन द सेंस वी कैन सी थ्रू लाइट. आई मीन एट द एंड लाइट कम्स टू योर, दिस इज ऑब्वियसली नॉट रिलेटेड टू दिस, बट लाइट एक ऐसी चीज है जो आपकी आंखों में जाके सेंसेशन पैदा करती है. कहीं से लाइट जा रही है और वहां से आपके पास कुछ नहीं आ रहा, यू कैन नॉट सी दैट थिंग. There must be something coming to your eye, that the sensation must come to your eye. So light must come to your eye, so you can have a sensation of light. So you can see things through light. You can see things through light. हमें वो चीज का आभास होता है. चलिए back to the game. हम chemical reactions पे बात करने की बात कर रहे हैं. केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसकी हम बात करने वाले हैं कि किस रेट से, यानी पर सेकंड किस रेट से वो बदल रहे होते हैं. पर सेकंड से कोई रिएक्शन जैसे हो रही होती है, जैसे एक रिएक्शन इन्होंने दी कि कोई दो कंपाउंड हैं ए और बी और वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल्स लिए गए. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल N2+3H2 गिव्स 2NH3. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने दिया. तो ये हमारे पास रिएक्शन कोई है. इसमें रिएक्शन में ये जो कहलाते हैं ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और ये कहलाता है प्रोडक्ट. तो एज द टाइम पासेस जो रिएक्टेंट आपने लिए उनका कंसंट्रेशन की अमाउंट कम होने लगता है समय के साथ, और जो प्रोडक्ट होते हैं अमाउंट बढ़ने लगता है समय के साथ साथ. तो ये जो उनका कंसंट्रेशन है समय के साथ बदल रहा है, तो इसमें रेट किसे कहते हैं? रेट समझ आना कि पर सेकेंड में कितना हो रहा है. तो रेट को हम दो तरीके से नाप सकते हैं. एक तरीका जो होता है उसको कहते हैं एवरेज रेट, एक तरीका होता है एवरेज रेट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या अंतर है? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या अंतर है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में, जैसे आपको अगर मैंने बोला एवरेज रेट समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भैया मैंने इसमें नाइट्रोजन डाला था T=0 पे. T=0 पे नाइट्रोजन डाला था 5 मोल फॉर एग्जाम्पल, और आपने देखा कि 5 मोल नाइट्रोजन आपने डाला था और 1 घंटे बाद आप आए. 1 घंटे बाद आए, आपने कहा 2 मोल नाइट्रोजन बच गया. 2 मोल नाइट्रोजन बच गया. नाइट्रोजन घटता जा रहा है रिएक्शन के हिसाब से, उसका कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ घट रहा है. तो आपने लेकिन 1 घंटे का समय लिया, यहां पे देखा यहां पे देखा, तो आपने देखा कि भैया 1 घंटे का समय मिला और ये 5 से कंसंट्रेशन 2 हो गया है, और टाइम जो लगा है वो 1 आवर लगा है. 1 आवर लगा है. तो आपने क्या कहा? एवरेज की बात की. ऑन एन एवरेज मोटा मोटा आपने देखा कि भैया मुझे नहीं पता कि किस पहले ज्यादा हुआ था कि बाद में ज्यादा हुआ था, पहले स्लो हुआ था कि बाद में स्लो हुआ था, पहले फास्ट हुआ था कि बाद में फास्ट हुआ था. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. मैंने देखा कि 3 मोल्स खत्म हो गए 1 आवर में. तो आपने कहा ऑन एन एवरेज 3 मोल्स पर आवर डिसोसिएट हो रहे हैं. 3 मोल्स पर आवर डिसोसिएट हो रहे हैं. तो आपने इसको क्या कहा? एवरेज रेट. एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखिएगा, एवरेज रेट जो है वो जो आपने ग्राफ खींचा है, जो ग्राफ खींचा कंसंट्रेशन का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, इनको ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन की जो स्लोप आएगी, वैसे स्लोप यहाँ नेगेटिव आएगी, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये जो स्लोप आएगी, ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम नाप सकते हैं. क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये लंबाई 3 हो गई और ये लंबाई 1 हो गई, तो 3/1 विच इज 3 मोल्स पर आवर. तो दिस इज एवरेज रेट. एवरेज रेट जो है उससे हमें कुछ पता चल जाएगा ये किस रेट से कम हो रहा है, लेकिन उसमें रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कभी ज्यादा कभी तेज क्यों हो रहा है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स का कभी हमें पता नहीं चल सकता. तो एवरेज रेट हमें अंदाजा लगा देते हैं कि यार इस रेट से हो रहा है, लेकिन वो हमारे सेंसेशन में हमें कुछ फिजिक्स या कोई केमिस्ट्री या उसके पीछे का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो क्या रहा है उसको समझाने में हमें हेल्प कभी नहीं करते हैं. एवरेज रेट हमेशा क्या फैक्टर क्या अदा कर रहा है रोल, वो पता तभी चलेगा जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें. आपने कहा व्हाट डज यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है सर? आपने कहा कि रेट का मतलब होता है अमाउंट जो डिकम्पोज हुआ है पर यूनिट टाइम. तो टाइम तो लगेगा ना सर. इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? बिना टाइम के, मैंने कहा इंस्टेंट ऑब्वियसली टाइम चाहिए. अगर ये दोनों टाइम जो 1 आवर का था, अगर ये 15 मिनट का होता तो यहां पर इनिशियल पॉइंट होता, ये फाइनल पॉइंट होता, इसका स्लोप. अगर वो टाइम 5 मिनट का होता, वो टाइम 2 मिनट का होता, वो टाइम 1 मिनट का होता, अगर वो टाइम माइक्रो सेकंड का होता,
वो टाइम नैनो सेकेंड का होता। तो एक नैनो सेकेंड में जो इफेक्ट चेंज आया है उसे हम कहते हैं, अगर उसमें देखते एक नैनो सेकेंड में अगर हमने देखा कि डीएन मॉलिक्यूल चले गए, डेल्टा एन मॉलिक्यूल चले गए डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी हमारा रेट हो गया। अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा एन भी बहुत छोटा होगा, भाई कम समय में कम ही होंगे। तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है, यानी लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू छोटा, तो डीएन बाई डी टी बन जाता है। थोड़ी बहुत आपको अगर पता हो कैलकुलस, इसको डीएन बाई डी टी कहते हैं। डीएन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट विच गेट डिकम्पोज, और जो dt है वो स्मॉल टाइम है। तो dn बाई dt क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे? कभी भी कोई ग्राफ दिया हो कंसंट्रेशन का, वो इंस्टेंटेनियस रेट आपसे पूछेगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट पूछेगा बताओ t इक्वल टू 3 पर रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अगर आपको कैसे समझ में आएगा सवाल में इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज पूछा है? अगर उसने बोला कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इसका मतलब है इंटरवल दिया है, इसका मतलब है इसने एवरेज रेट पूछा है। अगर उसने बोला t इक्वल टू 5 पर रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो t इक्वल टू 5 पर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि t इक्वल टू 5 पर जाइए और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। वैसे निगेटिव होगा, लेकिन हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट and average rate. I hope you understood the difference between average and instantaneous rate. डेल्टा का मतलब होता है आयशा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो डेल्टा है कभी भी आपको दिखाई दे तो ये डेल्टा फोटो जो होती है ना, इसका मतलब होता है चेंज। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मेरा नाम है नीलमणि श्रीवास्तव, नीलमणि श्रीवास्तव, एनएमएस सर नाम से शायद जाना जाता हूं। डेल्टा हमेशा चेंज का बताता है हमें। ओके ओके, देखो टाइम पीरियड नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रही होती है। एक्चुअली क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभी बताऊं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि जो जैसे वो खत्म हो रही हैं, उनका कोई जरूरी नहीं है सब पूरी की पूरी खत्म होगी। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे खत्म होती जाती हैं उनको होने का रेट भी खत्म होता जाता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ऐसा कि वो चीज पहले जैसे 5 मोल थी, तो 5 में से कोई चीज है, वो कह रहा है कि मान लो ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा 50% हो जाता है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है, 50% जो हो जाता है वो फिक्स टाइम में हो जाता है। जो भी अमाउंट दोगे उसका 50% जो है वो 5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है वो रिएक्शन पूरी कंप्लीट कभी होगी ही नहीं। इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट कंप्लीटली। पूरी तरह से खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि सोचो पहले तुमने 10 मोल लिए, तो 5 घंटे बाद 5 मोल बचे, अगले 5 घंटे बाद 10। ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं 10 मोल्स लिए, उनका फिक्स रहता है। 5 मोल हुए 5 घंटे बाद, अगले 5 घंटे बाद 2.5 मोल हुए, 2.5, फिर 1.25, फिर 0.625, 0.625, उसके बाद और 0.3125। तो दिस इज द वे दे कीप ऑन डूइंग। आई मीन ऐसी रिएक्शन, तो कई रिएक्शंस होती है उनका फिक्स्ड होता है कि वो आधे घंटे में आधी हुई और उसके अगले आधे घंटे में खत्म। ऐसी रिएक्शन होती है, कई रिएक्शन अलग अलग तरीके से, ये सब अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है। इसलिए टोटल टाइम पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज अ मीनिंगलेस वर्ड। कंप्लीट रिएक्शन सब में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम ही लगाती है। दे टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। वो पूरी तरह से कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम ही उनका लगने वाला होता है। आई होप। कोई बात नहीं, रैक्स ट्विस्ट कोशिश करिए समझने की क्या है। मैं क्या अभी क्या बड़ी बात बोल दी मैंने? अभी सिंपल सी बात बोली है कि रेट का मतलब क्या होता है, किस तरह से रिएक्शंस हो रही है। एकदम सिंपल सी कहानी है, रेट किस तरह से हो रही है, कितने समय में वो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी N2 नाइट्रोजन इतना समझ में आता है आपको, और हाइड्रोजन आपने लिए, उनको जब रखा तो अमोनिया बनेगी गिवन कंडीशन में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनेगी तो कितना समय लेगी बेटा ये पूरी रिएक्शन को होने में, या रिएक्शन किस रेट से हो रही है, हर सेकंड कितनी देर कितने खत्म हो रहे हैं, इसको ही रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स में इसी को पढ़ाई की जाती है। दिस आर एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म यहां पर एक डिफाइन होता है, दो टर्म होते हैं। एक टर्म का नाम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक टर्म होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन उसके लिए दो टर्म डिफाइन होते हैं, समझाता हूं मैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन पहली एक जो चीज पर डिपेंड करती है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही सबसे मेन बात है वैसे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कितना कंसंट्रेशन है। ज्यादा रिएक्टेंट लिया, कम रिएक्टेंट लिया, उस पे अलग अलग रेट होता है। कई बार आपने ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला दोगे तो जल्दी जल्दी हो रही होगी, कम कम नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाओगे तो धीरे धीरे हो रही होगी। तो कितना ज्यादा लिया है उस हिसाब से। एक सिंपल सी बात है, आप नहाने में कितना पानी यूज कर रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहा रहे हैं, धीरे धीरे नहा रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। मान लो आपको उससे दिया गया कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली 1 बकेट ऑफ वाटर है, तो आपको नहाना है, सोप भी लगाना है, सही से वॉश भी करना है, तो आप आराम से धीरे पहला मग पहला डालेंगे, फिर आप पूरा बॉडी को वेट करेंगे, फिर सोप लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर दूसरा करेंगे, साफ करेंगे, रगड़ेंगे, धीरे धीरे करके नहाएंगे, धीरे धीरे पानी का यूज करने वाले हैं रिएक्शन जो आप कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारा पानी है खूब, तो आप आराम से उछाल के नहा रहे हैं, पहले खूब फिक्र आए जा रहा है जल्दी, खूब सारा पानी नहाने के बाद फिर आपने तेजी से फिर सोप लगाया आधे घंटे बाद। तो दिस इज द पॉइंट कि आपके अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन फास्ट हो रही है कि स्लो। जनरली देखा जाता है कि ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो ज्यादा तेज रिएक्शन होती है। यानी हम कहते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट का, यानी कि आपने ज्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट लिया हुआ है तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो रही है। और जब हमने देखा कि कम लिया गया तो कम हो रही है। पर ऐसे भी कई रिएक्शंस होती है जिसमें उल्टा होता है, ज्यादा रिएक्टेंट लोगे तो होगा ही नहीं, कम लोगे तो हो जाएगा, कम लोगे तो हो जाएगा, ज्यादा ले लोगे तो होगा ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट कितना भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा अदा करता है प्रेशर आपने बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा। जनरली क्या होता है, जनरली जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर आपको पता है, ये बेसिक बात, ये प्रेशर बढ़ाओगे तो दबेगा क्या चीज है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने के कारण रिएक्शन फास्ट हो सकती है। वॉल्यूम कम हो गया तो रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम कम होने से, कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तीसरा इफेक्ट किसका पड़ जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों पड़ता है, एक्चुअली क्या है, जितने भी हो रहे होते हैं उनको टूटने के लिए, एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, आपको पता ही है केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना है और जुड़ना है, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और आपको ये पता है कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, टेम्परेचर कम मतलब कम एनर्जी। तो टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर अगर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ज्यादा मिल जाती है, तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो इससे भी बढ़ जाता है टेम्परेचर से। चौथा, नोबल गैस, मतलब जो रिएक्ट नहीं करती हैं, नोबल गैस जो रिएक्ट नहीं करती हैं, उन गैसेस का क्या फर्क पड़ता है। तो नोबल गैस आप जब डालते हैं तो कोई फर्क वैसे नोबल गैस का पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ रिएक्ट कर नहीं रही है। नोबल गैस के डालने से होता क्या है कि अगर आपने इनको कैसे डाला, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इनको प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए डाला है, आपने इनको वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए डाला है। तो जनरली मैंने आपसे क्या कहा था, मेन चीज होती है कंसंट्रेशन का बहुत फर्क पड़ रहा होता है। हाई कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। तो अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, बाकी N2 अमोनिया डालो, फिर नोबल गैस ऐड कर दी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो उनका कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है कि मोल्स पर वॉल्यूम, बेसिक मोल्स पर वॉल्यूम। तो अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम सेम रखा है और रिएक्टेंट के मोल सेम रखे हैं, तो वॉल्यूम सेम रखने पे नोबल गैस ऐड भी कर दोगे तो भी कोई रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए नोबल गैस ऐड करी, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए मतलब कैसा, कैसे रखते हैं प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, कैसे रखते हैं प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट? जैसे मान लो अगर आपकी रिएक्शन है जो हो रही है वो एक ऐसे डब्बे में हो रही है जो रिजिडली फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है। अब इसमें आपने नोबल गैस किसी नोजल वोजल की तरह नोबल गैस डाली, नोबल गैस इसमें डाली, नोबल गैस जैसे इसमें डाली तो ये क्या करेगी, ये इस ढक्कन को उठा तो सकती नहीं क्योंकि फिक्स्ड है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जो ऑलरेडी N2 और S2 पड़े हुए थे उनका कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है और N2 और S2 के मोल्स भी नहीं बदल रहे हैं, तो ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो आपने नोबल गैस डाला तो इसने कहा कि भाड़ में जाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रहने न रहने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो आपका ये जो ऊपर पिस्टन लगा हुआ था ये मूवेबल है, ये फ्री है, मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, तो मूव कर सकता है तो जब इसमें आपने N2 और S2 तो ऑलरेडी पड़े हुए थे, आपने इसमें नोबल गैस डाली, जैसे नोबल गैस डाली तो गैस ज्यादा हुई अंदर तो प्रेशर बढ़ेगा, पर प्रेशर बढ़ेगा तो इसको ये उठाएगा, उठाएगा तो ये उठ सकता है, अगर ये उठ सकता है तो ये ऊपर उठ के यहां आ जाएगा, ऊपर उठ के यहां जैसे आएगा तो इस कमरे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कमरे का वॉल्यूम बढ़ गया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, जनरली जिनमें रिएक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई आपको। थैंक यू कल्पना। यस, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। ये हमारी दो तरह की, तो नोबल गैस के ऐड करने पे इस तरह का फर्क होता है। एक्चुअली अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं आगे की एक चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्शंस में होता क्या उसकी थियरी है, बुक से ही मैंने ये पॉइंट लिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दिस एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस। जब जैसे मान लो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ए और बीबी दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बीबी दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है जब वहां अंदर गए तो ये घूम रहे हैं रैंडमली, ये रैंडमली घूम रहे हैं, तो रैंडमली घूम रहे हैं तो टक्कर मार रहे हैं। जब एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, टक्कर मारने से ये कोई चाहे चिपक भी सकते हैं, इन क्योंकि हो सकता है कि एन और एच में प्यार ज्यादा हो, वो आपस में चिपकना चाहते हो, तो एनएच चिपक भी सकते हैं, और चिपक के हो सकता है चिपक जाए और बाद में ये लगे कि यार मुझे ए की जगह बी से ही ज्यादा प्यार हो गया है, तो ए बी को इसने कहा भाड़ में जाओ, और इससे ए बी ने कहा हम साथ में रहेंगे, और ये दो ए बी और ए बी करके बन गए, दो ए बी और ए बी करके बन गए। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि टक्कर ऐसी हुई कि ए बी मिल ही नहीं पाए, यानी कि जैसे यहाँ पे देखा इम्प्रॉपर कोलिजन, यानी इसमें ऐसे टक्कर हुई कि ये ए बी इसको और इसको ए बी मिलने वाला चांसेस ही नहीं, क्योंकि ये ए इससे तो चिपका है पर बी इसको खींच नहीं रहा है, तो यहां पर ये कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि जैसा था वैसा ही हो गया। तो रिएक्शन जब होती क्या है, कोलिजन से, कोलिजन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना बढ़िया, और एक है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार कोलिजन जो होगा वो परफेक्ट होगा, उससे कुछ बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बन सकता है पर उससे बनेगा, उससे बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि कोलिजन हुआ और होके फिर वापस नॉर्मल हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए, जैसे आपको दिखा ए और बीबी जब मिले तो वापस भी ए और बीबी ही रहा, तो इस तरह के कोलिजन को हमने बोला इम्प्रॉपर कोलिजन, यानी ये कोलिजन किसी काम के नहीं है। और जितना ये कोलिजन तेज होंगे, कोलिजन जितना ज्यादा तेज होंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर है इनका उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ कोलिजन हैपनिंग पर सेकेंड, कितने कोलिजन हर सेकेंड हो रहे हैं। क्या हर कोलिजन यूजफुल है? नहीं। कोलिजन अगर परफेक्टली सही जगह पे मैच करके सही टकराया, कई बार आपने देखा ना कि आपने कोलिजन किया, आपने कई सारी, आपका कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, क्वीन जो है आपकी रेड जो क्वीन है वो आपकी बीच में फंसी हुई है, आपको दिख रहा है कि यहां से शॉट मार के यहां पे मारूंगा तो ये उस वाले होल में जाएगी, पर आपके स्ट्राइकर से क्वाइन का कोलिजन हुआ, पर जरूरी थोड़ी है कि कोलिजन, जो भी कोलिजन होने से थोड़ी चली जाएगी, उसको सही एंगल पे लगना चाहिए, सही जगह पे लगना चाहिए, तभी वो उसको छोड़ के वैसे जा सकती है।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपन कहते हैं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन कितनी ताकतवर हो रहा है और सही ओरिएंटेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोलिजन होने से रिएक्शन हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। सही कोलिजन होने से, यानी कि सैकड़ों कोलिजन में से कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिनमें हमें फाइनली आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट बनता है। ऐसा नहीं कि हर कोलिजन ऐसा हो जाता है। अब इसमें एक, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक टर्म है यहां पर रेट, यानी कितनी तेज हो रहे हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में एक और फैक्टर है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसके टर्म को भी समझाऊंगा। इसका क्या है, ई की पावर, ई आपको पता ना एक्सपोनेंट 2.7 जिसकी वैल्यू होती है लगभग, लॉग बेस ई जब कहते हैं, एक्सपोनेंट कह रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है ई ए एक एनर्जी का सिंबल है, डिवाइड बाई आर टी। आर टी आपको दिख रहा होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा करने से आपको दिख रहा होगा कि ई ए बाई आर टी की वैल्यू छोटी होगी, ई ए बाई आर टी की वैल्यू छोटी होगी। ई ए बाई आर टी की वैल्यू छोटी होगी तो ई की पावर माइनस में लगी हुई है, माइनस में लगा हुआ है ना, 1 अपॉन ई ए बाई आर टी है। तो ई की पावर ई ए बाई आर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 अपॉन ई ए बाई आर टी की वैल्यू अगर छोटी होगी तो ई बाई ई की पावर आर टी की वैल्यू भी छोटी होगी। और जो ई की पावर माइनस वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म क्या होता है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का क्या मतलब है, ई की पावर माइनस कांस्टेंट बाई आर टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 अपॉन ई की पावर ई ए बाई आर टी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नंबर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो नंबर घटेगा, ये नंबर घटेगा तो ये नंबर भी घटेगा, ये नंबर घटेगा तो ये पूरा नंबर बढ़ेगा, यानी कि पूरा नंबर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये नंबर बढ़ेगा। और अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगा। तो रेट जो है वो इस तरह से बढ़ता रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे जनरली ऐसा ही होता है, रेट बढ़ जाता है। दिस इज कोलिजन थियरी, ये बेसिक फंडामेंटल है किसी भी रिएक्शन के होने का। ओरिएंटेशन बच्चे ने पूछा क्या होता है ओरिएंटेशन, मेरे बेटा अभी दिखाया था एग्जांपल में। जैसे ये ए मॉलिक्यूल है, अब ए आपस में जुड़े हुए, अब जब बीबी भी आपस में जुड़े हुए, अब इन्होंने साफ साफ दिखाया कि ए बी को जुड़ना है, अच्छे से दिखाया एग्जांपल में। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये ए है, ये ए है, ए और बी में प्यार है, ए और बी में प्यार है, वो साथ में जुड़ना चाहते हैं। ये बी है और ए में भी काम भर का प्यार है, पर ए बी में प्यार ज्यादा है, ऐसा मान लेते हैं। ए और ए बी, ए और बी भी हैं, ए और ए आपस में जुड़े हुए हैं, यानी उनके बीच में बॉन्डिंग है, उनके बीच में प्यार है, वो जुड़े रहना चाहते हैं। बी भी जुड़े हैं, उनके बीच में प्यार है, पर ए और बी का बीच का प्यार ज्यादा है। मान लो ये ऐसे टकराए, एग्जाम्पल कि ए से ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो एक इस ए का इस बी से प्यार जो था वो ज्यादा था, इस ए से कम था, तो कंपैरिजन इनका हुआ, कंपैरिजन हुआ तो ए बी साथ में टूट के चला आया, तो ये ए बी नीचे चला गया और एक ए बी ऊपर चला गया, ऐसे। अब हो सकता है कि अगली बार ए तो मॉलिक्यूल है, दोनों एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे आए और ये वाले ऐसे टकराए। तो अब जब ये ऐसे टकराएंगे तो अब आप देखो, ये ए जो है ये बी है और ये बी है, ये ए है। अब ये बी जो है वो इससे ए में प्यार आ रहा है, पर इससे भी जितना आ रहा है उतना इससे आ रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये आपस में जुड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इस ए को तो कोई खींचने वाला नहीं है और इस ए को 3 लोग खींच रहे हैं, हो सकता है टूट ही ना पाए, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो किसी एक की तरफ जाने के चांसेस कम है। तो हमें लगता है कि ये नहीं टूटा और हमारा ए ऐसे ही रह गया और ए ऐसे ही रह गया और बी ऐसे ही रह गया। तो ओरिएंटेशन का मतलब है किस तरह से दिख रहा है। जैसे ये अभी इसका, जैसे ये एक चीज है, ये इसका ओरिएंटेशन बदल गया, ये इसका ओरिएंटेशन बदल गया। ओरिएंटेशन का मतलब है हाउ इट इज प्रेजेंटेड इन द स्पेस, किसी भी चीज का ओरिएंटेशन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने ये ऐसे घूमा, मेरा ओरिएंटेशन बदल रहा है, मैं अपना सर ऐसे घुमा रहा हूं, इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो ओरिएंटेशन का मतलब हाउ इट इज पोजीशनड इन स्पेस, उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एम आई क्लियर? ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब समझ में आया? सभी समझ सकते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल थियरी बेटा। आप किसी भी क्लास में आप इस थियरी को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान कहानी है। तो ये ओरिएंटेशन की बात जो थी वो मैंने आपको समझाई, ठीक है। बैक टू द गेम, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको समझाया कि क्या है, इस पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस पे ही हमें बात करनी थी। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो थी
वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही थी उनके बारे में हमने चर्चा की, नोबल गैस। एक पांचवा फैक्टर एक और है, इसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आप ऐसे समझिए, ऐसे समझते हैं, कैटलिस्ट एक हेल्पर है जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर बीच में आया, आपका काम किया और चला गया, बाद में जैसा था वैसे ही रहा। यानी वो उसकी 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 लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, उसने कुछ भी नहीं किया। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक कागज को काटना था, उसको एक बड़ा सा पेपर था, उसको दो पार्ट में काटना था, लंबा सा पेपर था, आप रैप कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए, उसका बर्थडे, उसका गिफ्ट रैप कर रहे हैं, गिफ्ट रैप कर रहे हैं। तो आप काट करके उसमें लगाते हैं, आप ऐसे कागज को मोड़ा, आपने फोल्ड किया, फिर आप अपने सीजर से उसको यूं यूं करके काट रहे हैं, आपका धीरे धीरे कट रहा है, धीरे धीरे कट रहा है। आपका एक भाई आ गया, छोटा भाई, उसने कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, और उसने क्या किया, कागज को पकड़ लिया इस तरफ से, और अब आप उसको काट रहे हैं, जूम करके आपने काट दिया, फिर वो बच्चा चला गया। तो वो बीच में आया, ना वो काट रहा था, ना वो कट रहा था, ना वो कागज था, ना वो काटने वाला इंसान था, कुछ भी नहीं था, वो आप और कागज दो लोग इन्वॉल्व थे। उसने सिर्फ क्या किया, एक सपोर्ट आपको दिया, सपोर्ट आपको दिया, उस सपोर्ट से क्या हुआ कि आपका मैकेनिज्म फास्ट हो गया, और फिर वो कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रह के चला गया। इस चीज को कहते हैं कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, कैटलिस्ट से रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, पर वो रिएक्शन जब हो रही होती है उसको वो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ वीक बॉन्डिंग, विद द वीक बॉन्ड बना लेते हैं। एक्चुअली करते क्या कि वो आपको अल्टीमेटली तो पहले तो इसको बॉन्ड को तोड़ना है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं कि पहले बीच में आया कैटलिस्ट, उसने तुम्हारे वाल, जो जैसे कि मान लो, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे KClO3 है, KClO3, 2KClO3 एक रिएक्शन होती है, वो बन जाता है 2KCl प्लस 3O2, बॉन्ड टूटने, ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन होनी थी। ये रिएक्शन जब होनी थी, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें डाल दिया। MnO2 जैसे ही इसके अंदर डाला, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके अंदर जैसे ही डाला, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, ये इसके साथ वीक बॉन्ड बनाता है। वीक बॉन्ड बनाता है मतलब इनके आपस के बॉन्ड को थोड़ा कमजोर कर देता है। जैसे इनके बॉन्ड को कमजोर करता है, ये टूट जाते हैं, और ये KCl अलग टूट जाता है, और जैसे KCl अलग टूटता है, इसका बॉन्ड अब मजबूत रहता है। देखो एक्चुअली क्या था, ऐसे समझो, KCl के साथ चिपका हुआ तो O3 भी चिपका हुआ था, KCl तो चिपका हुआ मस्त है, पर O3 के चक्कर में KCl भी कमजोर चिपका हुआ था, O भी थोड़ा चिपका हुआ था। अगर वो ऑक्सीजन, हमें पता है O2 आराम से रह सकती है, O3 आराम से नहीं रह सकता, तो O3 चिपका हुआ था। तो अगर हमने किसी तरह से यहां पर इनके बीच में जो बॉन्ड था इस तरह का, उस बॉन्ड को कमजोर कर दिया, भाई इसने कहा मेरे से बना लो थोड़ा बॉन्ड, इसने कमजोर कर दिया, तो KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। तो ये क्या हुआ, बीच में आया, इसने सरफेस दे दी कि मेरे ऊपर रिएक्शन करो, मेरे ऊपर रिएक्शन करो, तो उससे चीजें तेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप अदरक को चाय बनानी है, अदरक कूच रहे हैं, अदरक को तोड़ना है ताकि चाय में डाल पाए आप अदरक। आपके पास कोई कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता जिसमें अदरक रखकर कूट पाए, आपके पास कोई पत्थर तो है जिससे कूट पाए, पर कुछ रखने की जगह नहीं होती। तो रखने की जगह नहीं होती तो आप जमीन पर रखते थे, इधर उधर अदरक भागती, आपका कूटना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास वो क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं है, खल या जो भी कहते हैं उसको, तो जैसे ही आपने वो लिया, उसको आपने उसमें डाल के कूटना स्टार्ट किया, तो उसने अदरक को जाने नहीं दिया ताकि रिएक्शन आसानी से हो पाए, अपना कूटने वाला काम हो पाए। उसने अदरक को इधर उधर भागने नहीं दिया, तो आपकी अदरक आसानी से कूट गई। तो ये सपोर्ट की तरह काम हुआ, फिर वापस जाके वही बर्तन में धुल के वापस वैसे रख दिया, उसका कोई काम नहीं हुआ। ना उसने कूटा था, ना वो अदरक थी, वो तीसरे सपोर्ट सिस्टम था। तो डब्बा जो सपोर्ट सिस्टम था, वो डब्बा ही हमारा क्या है, कैटलिस्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है, निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, वो ये होने नहीं देते, इसको निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इस तरह के कैटलिस्ट को निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, रैंडम कोशिश कर बेटा, सोचेगा तो समझ में आ जाएगा, सोचने से चीजें हो जाती है, सोचने से चीजें हो जाती हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि हमें मेनली दो चीजों पर फोकस करना है। क्या दो चीजें, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। अब ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन लिखी हुई, जैसे यही एक रिएक्शन लिखी हुई है, 2NO plus O2 is 2NO2,
तो जब आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है तो एक बात समझ में आनी चाहिए, मॉलिक्यूलैरिटी आप खुद से निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। जनरली क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी मैच कर जाती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वी हैव नो, बिकॉज ऐसे एक्सेप्शन भी है कि ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी सेम हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या, सिंपल सी बात है, इसमें NO के कितने मोल्स हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो जितने भी मोल्स लेफ्ट साइड में हैं उन सबको अगर जोड़ देंगे, उन सबको जोड़ देंगे, उन सबको जोड़ देंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 3। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑर्डर भी 3 है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब पहले रेट समझना पड़ेगा। तो रेट डिफाइन करते हैं क्या होता है। पहले मान लो कोई भी रिएक्शन है ए, जैसे 3A प्लस 2B से आपको फॉर एग्जांपल A3B2 मिल रहा है, लेट्स से A3B2 बन रहा है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है किस रेट से ये कम हो रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, एक बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। 3A प्लस 2B, एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। A प्लस 2B है, A प्लस 2B है और ये AB2 बन रहा है। मान लो एक बार ऐसे समझाता हूं, आपने कहा रेट क्या है, आपने कहा A जिस रेट से कम हो रहा है वो रेट है। मैंने कहा अच्छा, आपने कहा B भी तो कम हो रहा है, B जिस रेट से कम हो रहा है वो भी रेट क्यों नहीं है। मैंने कहा यार रेट तो यूनिक होना चाहिए रिएक्शन का। ये सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे सोचा इन्होंने। उन्होंने कहा A प्लस 2B AB2 बन रहा है। अगर किसी ने कहा कि रिएक्टेंट के खत्म होने का पर सेकंड कितने खत्म हो रहे हैं वो रेट है, तो रिएक्टेंट में तो A भी है और B भी है। A भी खत्म हो रहा है, B भी खत्म हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट खत्म होने की बात हो रही है। आपने कहा A जिस रेट से खत्म हो रहा है वो, मैंने कहा ठीक है A रेट से, या किसी ने कहा क्यों B जिस रेट से खत्म हो रहा है वो क्यों नहीं, तो उसने कहा हाँ ये भी बात सही है। पर आपको दिख रहा है कि इसमें एक A का मॉलिक्यूल खत्म होगा तो 2 B के मॉलिक्यूल खत्म होंगे। तो हमने कहा यार इस तरह से तो मेरे लिए A के हिसाब से बताऊंगा तो अलग आंसर आएगा, B के हिसाब से बताऊंगा तो अलग आंसर आएगा। तो हमने कहा क्या किया जाए यार, ऐसा डिफाइन किया जाए इसमें सबके हिसाब से सेम आंसर है। तो हमने कहा आप किसी के हिसाब से भी बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रेट ऑफ रिएक्शन आप A के हिसाब से बता सकते हो और B के हिसाब से बता सकते हो, लेकिन उसने कहा कि जो भी उसके बगल में नंबर लिखा हो, मॉलिक्यूलैरिटी हो, उससे डिवाइड कर देना। यानी कि 1/1 dA/dt, माइनस साइन के साथ क्योंकि घट रहा है, या 1/2 dB/dt। अब यूनिकली डिफाइंड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात कि हाउ वी मेक दिस डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। ये मॉलिक्यूलैरिटी का भाग देना क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलैरिटी का भाग नहीं देते तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई बोलता है A किस रेट से खत्म हो रहा है या कोई बोलता है B किस रेट से खत्म हो रहा है, तो दोनों के रेट अलग अलग होते, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिक कैसे होती। तो रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा हमने दी, किसी भी रिएक्टेंट का रेट जिस रेट से वो कम हो रहा है डिवाइड बाय उसकी मॉलिक्यूलैरिटी, उसके बगल में जो नंबर लिखा है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हर एलिमेंट के लिए सेम होगा। जैसे इसके 3 मोल्स जब खत्म होते हैं तो इसके 2 मोल्स खत्म होते हैं। तो अगर मैंने कहा dA/dt A किस रेट से खत्म हो रहा है इंटू 1/3 कर दिया तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 माइनस dB/dt। तो इसमें इसको इसके बराबर और इसके बराबर रेट है। तो दिस इज हाउ रेट इज डिफाइंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेट ऐसे क्यों डिफाइन किया इस आदमी ने। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस कि हाउ दे हैव डिफाइंड रेट लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आई, रेट इस तरह से कैसे डिफाइन किया, 1/3 का भाग क्यों दिया, 1/2 का डिवाइड क्यों किया, आपको समझ में आना चाहिए 1/3 1/2 का डिवाइड करने का लॉजिक क्या है। आई होप आ गया होगा। जैसे समझ में आया क्या, जैसे इसके 3 मोल्स खत्म होते हैं तो इसके 2 मोल्स खत्म, तो दोनों के खत्म होने का, ए के खत्म होने का रेट और बी के खत्म होने का रेट सेम थोड़ी है यार। तो मॉलिक्यूलैरिटी का डिवाइड करने से क्या हुआ, जो चीज हुई यूनिकली डिफाइन हो।
और जैसे ही वो यूनिकली डिफाइन हुई हम उसकी वैल्यू को आराम से बता सकते हैं 1/3 माइनस डी बाई डी टी करके और 1/2 माइनस डी बाई डी टी करके वी कैन गेट द आंसर. दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो ये रेट ऑफ अ रिएक्शन हमने डिफाइन की. बैक टू द गेम. अब हम ऑर्डर किसे कहते हैं? हमने आपसे पहले कहा था कि ये जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसमें NO के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और O2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. अब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं. मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है. एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो रही है. तो हमने ऑक्सीजन को डबल किया तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के, हमने पहली बात क्या बोली, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है. इसको डबल करने से डबल हो रहा है. फिर मैंने NO के कंसंट्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया. मैंने कहा NO का कंसंट्रेशन मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो 4 गुना हो गया. और NO के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 9 टाइम्स हो गया. तो हमने क्या नोटिस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो NO के पावर 2 के प्रोपोर्शनल है. और तो कोई तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है नहीं. तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इन दोनों बातों से हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन और NO के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, इसकी पावर 1 हो गई. तो जितने भी रिएक्टेंट की पावर्स आती हैं उन सारी पावर्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे यहां पे पावर 1 आई और पावर 2 आई तो टोटल पावर ऐड करके 3 आई. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है. आई होप, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी एक ही बात नहीं है. मॉलिक्यूलरिटी you can find out just by observing the chemical reaction, but order somebody has to tell us कि order of reaction कितनी होगी. क्लियर है हमेशा? गुड, थैंक यू मिश्रा जी. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं. तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस पूछे जाते हैं. कई बार पूछा जाएगा आपके स्कूल लेवल पे भी कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस बताइए. तो बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो दिखा दिया कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस. मेजॉरिटी ऑफ जगह सेम आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है. अब कई तरह की रिएक्शन होती है. एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें किसी का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, यानी सबकी पावर 0 है. मान लो ऐसा होता कि A प्लस B अगर C बन रहे होते तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हम देखते, A के कंसंट्रेशन को डबल करते तब भी उसी रेट से रिएक्शन हो रही होती. B के कंसंट्रेशन को डबल करते तब भी उसी रेट से रिएक्शन हो रही होती. यानी रेट ऑफ रिएक्शन A के कंसंट्रेशन और B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था. तो हम कहते हैं उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन. उसके बाद आई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन यही है, सबसे ज्यादा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो A के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया. B के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. यानी आंसर सिर्फ हुआ A की पावर 1. यानी सिर्फ ये किसी एक के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. एंड द मोस्ट वाइडली सीन रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड द बेस्टेस्ट पॉसिबल एग्जांपल इज रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी सुना है आपने? रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी. रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब और सबकी कहानी यहीं पर है, सब छुपी हुई. रेडियो एक्टिविटी में बहुत लार्ज एनर्जी रिलीज होती है. इसमें किसी एक मॉलिक्यूल से भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी एक मॉलिक्यूल से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के ऑर्डर की. मिलियन समझते हैं? 10⁻⁶. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल.
-19 जूल। आपने कहा इतनी कम एनर्जी, अबे एक मॉलिक्यूल से कितनी आ गई? 1.6 इंटू 10⁻13। एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल तो आपको पता है कुछ भी वेट नहीं होता। एक मोल अगर ले लिया जाए, मान लो किसी का एटॉमिक मास 100 ग्राम है, तो उसका एक मोल मतलब 100 ग्राम। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? लगभग 6 इंटू 10⁻23। तो 100 ग्राम का उसका एटॉमिक मास है, तो 100 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 100 ग्राम से एनर्जी रिलीज होगी। इतने मॉलिक्यूल इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9.6 इंटू 10⁻10 जूल। इट्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी। 100 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 10⁻10 जूल के ऑर्डर की। अरे समझ में आ रहा है 10⁻10 जूल कितना होता है? 10⁻10 जूल कितना होता है समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको समझाऊं कैसे? मान लो मैं 100 kg का हूं, मान लो मैं 100 kg का हूं, एग्जाम्पल मोटा ताजा, मैं नहीं हूं, मैं तो 100 kg का नहीं हूं। मान लो एक 100 kg का मोटा ताजा लड़का है, 100 kg का, 100 kg का, ठीक है। अगर उसको 1 मीटर ऊपर उठाना है तो हमें 1000 जूल का काम करना पड़ेगा। मुझे एक मोटे ताजे आदमी को 1 मीटर ऊपर उठाना है तो 1000 जूल का काम करना है, 1000 जूल का। और ये कितना? 10⁻10, 9.6 का मल्टीप्लाई करें 10⁻11, यानी कि ये 1 मीटर ऊपर उठाने में 1000 जूल है, तो 10/11 है, यानी कि ये 100 किलो के आदमी को 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर ऊपर उछाल सकता है। 10⁸ मीटर समझते हैं आप? 10⁸ मीटर समझते हैं? बहुत ज्यादा होता है। 10⁻3 1 किलोमीटर। उसके बाद 10,000 और आ गया, 1 लाख और आ गया, 1 लाख। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और ये कितना है? ये कितना आ रहा है? 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी एक आदमी को, 100 किलो के आदमी को अर्थ की रेडियस जितने, अगर मैं बात करूं अर्थ की रेडियस जितने, ऐसी 15 रेडियस की ऊंचाई तक उछालने में 100 ग्राम यूरेनियम काम आएगा। समथिंग लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड कि हाउ बिग दिस अमाउंट इज। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है, वो रिएक्शन जो होती है, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहती है? वो क्या कहना चाहती है? वो कहती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो टूट के बी और सी में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर तुम ए को ज्यादा लोगे, मोर ए इंप्लाइज मोर डिसोसिएशन, ज्यादा डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन। यानी कि इसको लिखेंगे -dA/dt, dNA/dt। ए के नंबर ऑफ मोल्स किस रेट से कम हो रहा है? इज CNA। यानी Na जितना ज्यादा होगा, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। सेल्फ कंट्रोलिंग एक्सप्लेनेशन है। मतलब दुनिया में सारी चीजें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर आप आगे जाके जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दुनिया में हेल लॉट ऑफ जगह पे इस्तेमाल होती है। क्या कह रहा है? जितना ज्यादा Na टूट रहा है, उसका टूटना उतना ही कम होता जा रहा है। Na जब टूट रहा है तो ऐसी चीज हो रही है जिससे अब उसका टूटना खत्म होता जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। कभी मौका लगा तो इसको पढ़ेंगे हम, सेल्फ डिमिनिशिंग मैकेनिज्म। ठीक है। अब होता क्या है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ये आपका इंपॉर्टेंट कर्व है। यहां पे मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी E⁴ जो आया था अभी आपको इक्वेशन ऑफ की कोलिजन थ्योरी में, जो EA आया था, वो क्या है? देखिए, दुनिया में एक फंडामेंटल बात याद रखिएगा लाइफ में, कि दुनिया में कोई भी फिनोमिनन अगर अपने आप हो रहा है तो वो अपनी
एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपने काम करने की काबिलियत, अपने अंदर इकट्ठा एनर्जी को कम करना चाहता है। आज से समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कम करना है। आपको अगर फ्री छोड़ दिया जाए, जो करना है करो, मजबूरी नहीं है, तुम्हें लाइफ में जो मिलेगा सब मिलेगा, नोबडी विल स्टडी, कोई नहीं पढ़ने आएगा। क्योंकि पढ़ रहे हो तो एनर्जी, आपकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और दुनिया में किसी को फ्री छोड़ दिया जाए तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम करना चाहता है, अपनी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को हमेशा कम करना चाहता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये अपने अंदर की एनर्जी को दुनिया में हर आदमी कम करने में लगा हुआ है। ये है, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए लाइफ में कि ये क्यों हो रहा है, तो आप उसका सवाल में आए ना आए, आपको ये टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, आपका आंसर सही है। मैंने बोला पेन ये छोड़ा गया है, नीचे क्यों गिरा, आपके टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, आंसर सही। मैंने कहा एक कंडक्टर था, उसके ऊपर चार्ज क्यू था, एक दूसरा कंडक्टर था, उसके ऊपर चार्ज 3Q था, और इन दोनों को तार से जोड़ा तो चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है? टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर सवाल का आंसर टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सही काम होगा, सही है। तो एक है हमारा रिएक्टेंट, ये इसकी एनर्जी है, और ये है प्रोडक्ट, ये इसकी एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये चाहता तो है ये बनना, ये चाहता तो है ये बनना। अगर उसको मौका मिले तो ए बन जाएगा, क्योंकि वो कम होना चाहता है। लेकिन भगवान ने कहा अगर ऐसा है तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा यार। सब पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोकने की तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भैया, जैसे तुमको कहा कि तुम नीचे लेट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पर लेटने का प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करके लेटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये होगा तो ये तो होगा, पर उन्होंने कहा कि ये रास्ता, जब इससे ये बनना हो तो बीच में कुछ ऐसा कचरा मचाया जाए कि वहां पहुंचना मुश्किल हो। तो उन्होंने उसको हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ये कह दिया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, कि A+B अगर ये बनना है तो तुम्हें पहले ये बनना पड़ेगा, फिर ये बनना पड़ेगा। ये तो ये बनना चाहता है, पर इन्होंने, भगवान ने रूल बना दिया कि पहले ये बनोगे फिर बनो पाओगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीधे भाई साहब सीधे के सीधे बटरफ्लाई बन जाएगी, कैटरपिलर पहले बनना पड़ेगा। बटरफ्लाई सीधे नहीं बनेगी, प्रोसेस बनाया, इंटरमीडिएट स्टेट बनाई सब भगवान ने। तो अब ये इंटरमीडिएट स्टेट को भगवान ने थोड़ा गेम खेला, इन्होंने इंटरमीडिएट स्टेट को एनर्जी का लेवल थोड़ा ऊपर रखा। ऊपर रखा मतलब ये अपने आप इसमें नहीं बनेगा, अगर अपने आप इसमें नहीं बनेगा तो ये फिर इसमें नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा ना करते तो, मान लो ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई ब्रेकर ना होता, बीच में ब्रेकर ना होता, स्पीड बढ़ाते जा रहे, लोगों को तेज चलना पसंद है, यही बनेगा। बीच में ब्रेकर लगाया था कि कंट्रोल हो भैया, कंट्रोल कर पाए। तो ब्रेकर ना होता तो ये फटाफट बन जाता, ये कभी एग्जिस्ट ही ना करते लाइफ में। ये नहीं, सिर्फ यही मिलता हमें जीवन में, हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी कुछ होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि N2 और S2 कुछ होते हैं, सब अमोनिया बन चुके होते हैं यार मिलके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? N2 और S2 मिलते ही नहीं, हमें अमोनिया ही अमोनिया मिलती। तो भगवान ने बीच वाला स्टेट बनाया। इस बीच वाली स्टेट के लिए पहुंचना अपने आप पॉसिबल नहीं है। तो जितनी इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस एनर्जी को हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा। एक्टिवेशन एनर्जी का बनना तो ये चाहता हूं मैं, पर उसके लिए मुझे पता है कि दूर बहुत मिठाई पड़ी हुई है, वहां मजा आएगा जिंदगी का, पर बीच का पहाड़ है उसको भी पार करना है। तो उस पहाड़ को कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी इनको चाहिए होगी, और ये मिलती है इनको गर्म करके, टेम्परेचर से, काइनेटिक एनर्जी से, कोलिजन से, ये एनर्जी इनको वहां से मिलती है। तो अगर ये एनर्जी उनको वहां से मिलती है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अल्टीमेटली जब ये बन के वापस ये बनता है तो थोड़ी एनर्जी रिलीज ही होगी, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल पे आया, पहले 5 जूल ली, फिर 7 जूल निकाल दी, तो ये एक्स्ट्रा 2 जूल निकाली ना। तो एक्स्ट्रा जो 2 जूल निकालती है, ये डेल्टा H कहलाता है, चेंज इन एंथैल्पी। इसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ये हो गया ओवरऑल इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी बाहर आई। और जिसमें एनर्जी में, रिएक्शन में एनर्जी बाहर आती है, उसे कहते हैं, आपकी रिएक्शंस क्या कहती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो इसमें इतनी एनर्जी निकल के बाहर आ रही है, जितनी एनर्जी इसमें से निकल के बाहर आई वो एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी कहलाई। पर इसके लिए उसको ऊपर उठना पड़ेगा, यही काम है। अब हमारे कैटलिस्ट जब हम डालते थे तो वो क्या करते थे? वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के इस ग्राफ को
इसको थोड़ा ऐसा कर देते थे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते थे। अब इनको बीच वाली स्टेट में आना थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि वो थोड़े बहुत बॉन्ड वो अपने आप बना लेते थे। इसीलिए कैटलिस्ट डालने से रिएक्शंस फास्ट हो जाती थी। कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट होती थी, क्योंकि वो एक्टिवेशन लेवल को कम कर देते थे। जाना तो चाहता है वो, जाना तो चाहता है, लेकिन बीच वाली स्टेट को कौन पार करे? तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, और इस एनर्जी को ये हमें पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती, और ये जो मेहनत थी हमारे पास, ये हमें समझ में आ गई कि ये कहां से हमारे पास आ रही थी। क्लियर है सभी को? सो दिस इज हाउ द बेसिक आइडिया ऑफ केमिकल काइनेटिक्स वर्क्स। ये केमिकल काइनेटिक्स कैसे काम करती है उसका बेसिक आइडिया ये है। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये में होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी की, आपको समझ में आना चाहिए। रेट कैसे डिफाइन किया है ये समझ में आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलैरिटी का क्या फर्क पड़ता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम बात नहीं है, ये पता होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए आज की क्लास में, कि आपको ये समझ में आना चाहिए आज की क्लास में कि ये 1/3 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग क्यों दिया। आपको ये समझ में आना चाहिए एवरेज रेट क्या होता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आपको ये समझ में आना चाहिए नोबल गैस कैसे इफेक्ट डालती है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है, कोलिजन थ्योरी से क्या हुआ, और सही ओरिएंटेशन रॉन्ग ओरिएंटेशन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? दैट्स इट फॉर टुडे। बाहर रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। And please comment if you have any doubt, and you can find me on ISEC Learning के चैनल पे भी आप मुझे मिल सकते हैं। एंथैल्पी मैंने बताया ना बेटा, एंथैल्पी का मतलब हुआ यहां पर एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। जो सिस्टम का एनर्जी थी पहले, अब जो है तो वो चेंज इन एंथैल्पी कहला रहा है। पहले कितनी एनर्जी थी, अब कितनी एनर्जी है, उसी को हमने चेंज इन एंथैल्पी का नाम दिया। क्लियर? Thank you. Thank you very much. Bye, 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 bye. Joule is the unit of energy. बताया था मैंने आपको।